यह जगह कई साल पहले ही बंद हो चुकी थी। गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों और जहरीले रिसावों की वजह से इसे छोड़ दिया गया था और अब यह बस लोहे और कंक्रीट का एक भूतिया इलाका बन चुका था। लू शेंग ने चारों तरफ देखा और सोचा, मेरी असली शारीरिक ताकत को टेस्ट करने के लिए यह जगह बिल्कुल सही है। अगर मैं शहर के अंदर इतनी ताकत छोड़ दूं, तो नुकसान संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वह पहला मुक्का मारने के लिए तैयार ही हो रहा था कि अचानक खामोशी को जोरदार धमाकों ने तोड़ दिया। विशाल केमिकल स्टोरेज टैंक ऐसे कुचल रहे थे जैसे टिन के डिब्बे हों। फटे हुए लोहे की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। लू शेंग तुरंत सतर्क हो गया। उसे पास में एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई। तो इस वीरान जगह में भी एक ग्रैंड मास्टर है, उसने दिलचस्पी से कहा। उसने देखा कि एक आदमी बुरी तरह भाग रहा था, अपनी छाती से टैंक्स डॉटर को कसकर पकड़े हुए। उसकी पीठ पर गहरा कट था और खून बह रहा था। उनके पीछे वही ब्लॉन्ड औरत थी जो रास्ते में आने वाले बड़े केमिकल टैंकों को ऐसे तोड़ती जा रही थी जैसे कांच हो। आदमी मलबे के बीच लड़खड़ाता हुआ चिल्लाया, उसकी आवाज भर्रा गई थी। बचाओ! कोई है क्या? कोई हमें बचा लो! देखते हैं तुम्हारे थके हुए पैर कितनी दूर तक भाग सकते हैं, हत्यारिन ने मजाक उड़ाया। लू शेंग ने आवाज की दिशा देखी और उस आदमी को मदद के लिए पुकारते देखा। उसने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, मुझे शायद दखल देना चाहिए। आधी रात को सुनसान इंडस्ट्रियल पार्क में एक आदमी और बच्ची का पीछा किया जा रहा है। मेरे जैसे शरीफ इंसान के लिए यह देखकर चुप रहना मुश्किल है। और वैसे भी यह मेरी नई ताकत को टेस्ट करने का अच्छा मौका है। सच में ऊपर वाले का तोहफा है। लू शेंग की मुट्ठी कस गई और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले ही पल वह बिजली की तरह आगे बढ़ा और ब्लॉन्ड हत्यारिन की तरफ एक जबरदस्त मुक्का फेंका ताकि वह पीछा छोड़ दे। एक अनुभवी फाइटर की तरह उसने तुरंत बचाव किया और झट से पीछे हट गई। उसकी नजर लू शेंग पर टिक गई, झुंझलाहट और जिज्ञासा दोनों के साथ। लू शेंग ने खुद की तरफ इशारा करते हुए सोचा, आम हालात में तो मैं पलक झपकते ही एक ग्रैंड मास्टर को खत्म कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी ग्रैंड मास्टर्स विल दबा दूं, ट्रू क्यूआई इस्तेमाल न करूं और सिर्फ शरीर की कच्ची ताकत से लड़ूं, तो क्या मैं 7वें स्तर के ग्रैंड मास्टर को नंगे हाथों से मार सकता हूं? उसी समय फीकी चांदनी के नीचे वह महिला उसे नजरअंदाज करते हुए भागते आदमी पर एक भयानक मुक्का मारने के लिए झपटी। बहादुर पिता ने टैंक्स डॉटर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और अपने शरीर से उसे ढाल बना लिया। हत्यारिन का वार उसकी रीढ़ पर पड़ा और उसके मुंह से ताजा गर्म खून फूट पड़ा। दर्द से उसकी पसलियां टूटने जैसी लग रही थीं, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं की। अपनी पूरी ताकत से वह टैंक्स डॉटर को बचाए रहा ताकि उसे जरा सी भी चोट न लगे। उस मुक्के की ताकत इतनी भयानक थी कि पिता और बेटी दोनों जमीन पर जोर से गिर पड़े। पीछे झटके की लहर से कंक्रीट के टुकड़े हवा में उड़ गए और पूरा इलाका धूल और मलबे से भर गया। अपने पिता को खून खांसते हुए गिरा देख टैंक्स डॉटर डर से चिल्लाई, डैडी उठो, आप ठीक हो ना? लेकिन वह ब्लॉन्ड हत्यारिन जिसने अभी अभी लगभग जानलेवा हमला किया था, जरा भी नहीं रुकी। वह ठंडी और घमंडी मुस्कान के साथ उनके ऊपर खड़ी रही, जैसे वे दोनों उसके सामने पूरी तरह बेबस हों। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर बिना जरा भी दया दिखाए उसने अपना पैर उठाया और आदमी के पैर पर जोर से रख दिया। उसके बूट की नुकीली एड़ी आदमी के पैर में धंस गई और हड्डियां चूर हो गईं। दर्द इतना भयानक था कि वह चीख उठा। पास खड़ी टैंक्स डॉटर यह सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
डर धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। टैंग्स डॉटर ने हत्यारिन की तरफ देखकर चिल्लाया, रुको, मेरे पापा को मत चोट पहुंचाओ। उधर पिता दर्द में होने के बावजूद बस अपनी बेटी की चिंता कर रहा था। कृपया मुझे जो करना है करो, मेरी बेटी को मत छुओ। लेकिन टैंग्स डॉटर यह सब सहन नहीं कर पाई। उसने मुट्ठियां कस लीं और पूरी ताकत से हत्यारिन पर हमला कर दिया। तुम बुरी हो, बहुत बुरी, वह चिल्लाई और उसका छोटा सा मुक्का ब्लॉन्ड हत्यारिन की ओर चला। लेकिन उसके जवाब में महिला के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने फुर्ती से टैंग्स डॉटर के सिर को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। लड़की डर के मारे चीखने लगी और उसके पैर हवा में लटक गए। चाहे वह जितना रोई या तड़पी, हत्यारिन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने लड़की को ऐसे पकड़ा जैसे ट्रॉफी हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूं, उसने ठंडी आवाज में कहा। 10 मिनट सोच लो, बेटी की जान खतरे में देख पिता टूट गया। कृपया पहले मेरी बेटी को छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पिता ने आखिरी कोशिश करते हुए चिल्लाया, उस चीज की जगह सिर्फ मुझे पता है, किसी और को नहीं। चाहे जितना भी यातना दो, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे मुंह में जहर का कैप्सूल है। अगर ज्यादा दबाव डाला तो मैं अभी खुद को मार लूंगा। यह सुनते ही हत्यारिन बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसने उसका मुंह खोलकर तलाश शुरू की और कुछ ही सेकंड में जहर वाला नकली दांत ढूंढ लिया। उसने कोई औजार नहीं इस्तेमाल किया, अपनी ताकत से ही उसने दांत को जड़ से तोड़ दिया। दांत निकलते ही खून चारों तरफ छिटक गया। आदमी दर्द से चीख उठा, लेकिन हत्यारिन बस मुस्कुराती रही। तुम सच में सोचते थे कि तुम्हें इतनी आसान मौत मिल जाएगी? उसने खून से सना जहर वाला दांत हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से टैंग्स डॉटर का मुंह खोलने लगी। जो जानते हो तुरंत बता दो, नहीं तो यह उसे खिलाऊंगी। पिता आखिर टूट गया। नहीं, रुक जाओ, मैं सब बताऊंगा। बस मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजी, जैसे तेज हवा का झोंका आया हो। किसी ने टैंग्स डॉटर को हत्यारिन के हाथ से छीन लिया। ब्लॉन्ड हत्यारिन के हाथ खाली रह गए। वह कुछ पल समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। 3 सेकंड बाद उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह धीरे धीरे मुड़ी और गुस्से से बोली, मुझे पता था तुम जैसे चूहे कहीं छिपे होंगे। टैंग्स डॉटर अब लू शेंग के कपड़े पकड़कर उससे चिपक गई थी, जैसे तूफान में सुरक्षित जगह मिल गई हो। लू शेंग ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और ठंडी नजर से हत्यारिन को देखा। एक बच्चे को निशाना बनाती हो और खुद को ग्रांड मास्टर कहती हो? उसकी आंखों में अचानक ठंडी रोशनी चमक उठी, जैसे अंधेरे को चीर रही हो। फिर उसने धीरे से टैंग्स डॉटर को अपने पीछे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। हत्यारिन उसे गौर से देखने लगी। क्या तुम डार्क स्टार के एजेंट हो? उसने पूछा। वह मन ही मन सोच रही थी, इतनी कम उम्र में कोई ग्रांड मास्टर कैसे हो सकता है। लेकिन लू शेंग को उसकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कंधे उचकाकर कहा, डार्क स्टार? कभी नाम भी नहीं सुना। कोई क्लब है क्या? फिर लू शेंग ने आत्मविश्वास से कहा, मैं अंधेरे का तारा नहीं हूं, मैं सूरज हूं। यह सुनकर हत्यारिन कुछ पल चुप रह गई। क्या? उसी पल उसके सामने लू शेंग का विशाल हाथ दिखाई दिया, जिसमें उसकी आंतरिक आग की गर्मी चमक रही थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक उठीं। उसका विशाल शरीर किसी दानव राजा जैसा लग रहा था। वह तूफान की तरह आगे बढ़ा और सीधा ब्लॉन्ड हत्यारिन के चेहरे को पकड़ लिया। उसके शरीर से आग का समुद्र फूट पड़ा। 30 फीट तक हर चीज भयंकर गर्मी में घिर गई।
लू शेंग उसे पकड़कर दौड़ता रहा। वह संघर्ष करती रही, लेकिन रास्ते में आने वाली हर मशीन और कंक्रीट के खंभे से टकराती गई। उसके मुंह और नाक से खून फूट पड़ा। आखिर लू शेंग उसे फैक्ट्री के बीचों बीच ले गया और दोनों हाथों से उसका सिर पकड़कर कंक्रीट में दे मारा। जमीन टूट गई और बड़ा गड्ढा बन गया। लू शेंग नीचे देखकर बोला, हम निराशाजनक। बस हल्का सा वार था और खत्म हो गई। धूल बैठने के बाद गड्ढे के नीचे ब्लॉन्ड हत्यारिन पड़ी थी, बिल्कुल निष्क्रिय। लू शेंग ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी जल्दी मर गई। पास में टैंग्स डॉटर अपने घायल पिता तंग माओलिन के पीछे छिपी कांप रही थी। तंग माओलिन डर से कांपते हुए बोला, मैं सब बता दूंगा। मिथ्रिल माइन की जगह है। लेकिन लू शेंग मुड़कर चलते हुए बोला, मुझे उस खजाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तंग माओलिन हैरान रह गया। क्या? मिथ्रिल माइन के लिए तो देश युद्ध कर सकते हैं। लू शेंग ने बस इतना कहा, मैं बस पास से गुजर रहा था, मदद कर दी। बस इतना ही। तंग माओलिन ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वह लड़का थोड़ा अजीब है, लेकिन अच्छा इंसान है। टैंग्स डॉटर बोली, डैडी, वह सुपरहीरो जैसा है। लेकिन तभी तंग माओलिन जोर से खांसने लगा और खून निकल आया। वह हांफते हुए बोला, मैं ज्यादा दूर नहीं चल पाऊंगा, तुम भाग जाओ। लड़की की रोने की आवाज सुनकर लू शेंग रुक गया। फिर उसने आह भरी और वापस चला आया। टैंग्स डॉटर खुशी से बोली, बिग ब्रदर, आप वापस आ गए। लू शेंग ने कंधे उचकाए। झंझट हो गया, लेकिन अब शुरू किया है तो पूरा भी करूंगा। होटल पहुंचने के बाद तंग माओलिन ने बार बार धन्यवाद कहा। लू शेंग ने एक चमकती दवा की शीशी निकाली। इसे पी लो, सवाल मत पूछो, सुबह तक तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। कांपती उंगलियों से शीशी लेते हुए तंग माओलिन ने अपने बच्चे की तरफ देखा। जाओ बेटा, दूसरे कमरे में जाकर थोड़ा सो जाओ। मुझे हमारे इस मददगार से थोड़ी देर गंभीर बात करनी है। टैंग्स डॉटर ने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया। थकान आखिरकार उस पर हावी हो चुकी थी और वह धीरे धीरे चलते हुए बिस्तर की ओर बढ़ गई। ठीक है डैडी, उसने धीमे से कहा। दरवाजा बंद होते ही लू शेंग ने उस गिरे हुए हत्यारे से मिला अजीब धातु का एक छल्ला निकाला। उसने उसे रोशनी में उठाकर देखा और जिज्ञासा भरी नजर से तंग माओलिन की तरफ देखा। सब कुछ बताओ। यह रिंग मार्क संगठन आखिर है क्या जिसमें वह काम करती थी? और यह सुनहरा छल्ला और वह डार्क स्टार क्या है जिसके बारे में वह इतनी श्रद्धा से बोल रही थी? तंग माओलिन ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा गंभीर हो गया। रिंग मार्क और डार्क स्टार, ये दुनिया के सबसे रहस्यमय और खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स में से दो हैं। इनके असली मकसद आज तक किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि दुनिया की खुफिया एजेंसियों को भी नहीं। लेकिन इनके खून से सने निशान दुनिया के लगभग हर देश में मिल जाएंगे। इनकी व्यवस्था बहुत सख्त है, तंग माओलिन ने धीरे से कहा। सबसे नीचे होते हैं रिंग मार्क्स, जो पहले से ही ग्रांड मास्टर स्तर के होते हैं। उनके ऊपर किंग मार्क्स होते हैं और सबसे ऊपर गॉड मार्क्स, ऐसे लोग जिनकी ताकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसा कि तुम समझ ही गए हो, अभी उनका ध्यान दुनिया की सारी मिथ्रिल सप्लाई पर पूरा कब्जा करने पर है। लू शेंग की भौहें जिज्ञासा से सिकुड़ गईं। अगर एक साधारण रिंग मार्क ही 7वें स्तर का ग्रांड मास्टर होता है, तो उनसे ऊपर वाले क्या ग्रेट ग्रांड मास्टर्स या मार्शल सेंट्स होंगे? तंग माओलिन ने धीरे से सिर हिलाया। उस स्तर के रहस्य मुझे भी नहीं पता। लू शेंग ने सोचते हुए अपनी ठोड़ी सहलाई। दिलचस्प।
इसे बाद में अपनी निजी डेटाबेस में जोड़ना पड़ेगा। लू शेंग सोचते हुए बोला, जिस दौर में मार्शल आर्ट्स की रोशनी इतनी तेज हो, उसके सामने खड़े होने वाली परछाइयां भी उतनी ही ताकतवर होंगी। मार्शल पावर इंसानी महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा ईंधन है। हमेशा कुछ लोग होंगे जो इसे इस्तेमाल करके दुनिया की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं और अपनी अंधेरी हुकूमत बनाना चाहते हैं। लू शेंग ने तेज नजर से उसकी तरफ देखा। तो तंग माओलिन, अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? कल तुम कैसे जिंदा रहोगे? आदमी कुर्सी पर ढह गया। शायद हालात देखकर ही फैसला करना पड़ेगा। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहता। लू शेंग ने अपनी ठोड़ी सहलाई। उसके चेहरे पर धीरे धीरे शरारती मुस्कान फैल गई, जैसे दिमाग में कोई पागलपन भरा आइडिया आ गया हो। उसने उंगली उठाकर चुप रहने का इशारा किया और थोड़ा झुककर बोला, असल में मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी सारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एकदम स्थायी समाधान। यह सुनते ही तंग माओलिन की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। वह उम्मीद और डर के साथ लू शेंग को घूरने लगा। दिल तेज धड़क रहा था। कृपया बताइए, वह लगभग टूटती आवाज में बोला। अगर सच में इस पीछा करने वाली मुसीबत से बचने का कोई तरीका है और हम शांति से जी सकते हैं, तो मैं आपकी हर शर्त मान लूंगा। जबकि तंग माओलिन पूरी तरह घबराहट में डूब चुका था, लू शेंग अब भी बिल्कुल शांत था। कैसे? लू शेंग ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर उंगली उठाई। बहुत आसान है। पहला कदम, तुम मुझे उस मिथ्रिल माइन के सटीक और पक्के कोऑर्डिनेट्स बता दो। बस वही शुरुआत है। जगह मिलते ही बाकी रणनीति मैं बता दूंगा। तंग माओलिन का चेहरा पसीने से भीग गया। क्या वह इस अजनबी को अरबों की कीमत वाला राज बता सकता है? और अगर बता भी दे, तो क्या यह लड़का सच में उसकी रक्षा कर पाएगा? लंबे संघर्ष के बाद उसने लू शेंग का दिया हुआ फोन उठाया और मैप खोल दिया। लोकेशन यही है। यही जगह है, तंग माओलिन ने धीरे से कहा। उसकी उंगली डिजिटल मैप पर एक दूर के पहाड़ी इलाके पर ठहर गई। जब उसने उस $1 ट्रिलियन मिथ्रिल वेन की सही जगह दिखा दी, तो वह घबराई उम्मीद के साथ लू शेंग को देखने लगा। वह सांस रोके स्क्रीन देखता रहा, जबकि लू शेंग की उंगलियां तेजी से फोन पर चल रही थीं। लू शेंग के चेहरे पर बिल्ली जैसी हल्की मुस्कान थी। उसने कुछ कमांड टाइप किए और आखिर में एक क्लिक किया। फिर उसने सिर उठाकर कहा, हो गया। अब से कोई भी तुम्हें उस राज के लिए नहीं ढूंढेगा। तंग माओलिन उलझन में पलकें झपकाने लगा। न कोई कॉल, न कोई बड़ी योजना, बस फोन पर कुछ टैप। तंग माओलिन के मुंह से सदमे भरी आवाज निकली, क्या? यह कैसे संभव है? इतना बड़ा संकट सिर्फ कुछ टैप से कैसे खत्म हो सकता है? उसके दिल में शक और हैरानी का तूफान चल रहा था। तुमने आखिर किया क्या? लू शेंग हंस पड़ा और फोन स्क्रीन दिखाते हुए बोला, अरे, इतना भी मुश्किल नहीं था। असल में तो यह इतना आसान है कि मजाक जैसा लगेगा। मैंने बस उन कोऑर्डिनेट्स को लेकर दुनिया के हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक पोस्ट कर दिया। यह सुनकर तंग माओलिन बिल्कुल सन्न रह गया। अरबों डॉलर की खदान का राज, जिसके लिए लोग मर चुके थे, अब पूरी दुनिया के सामने था। उधर हुआंग यिन संगठन के गुप्त मुख्यालय में एक तकनीशियन मॉनिटर के सामने बैठा भौहें चढ़ा रहा था। कुछ गड़बड़ है, उसने अपने वरिष्ठ से कहा। असैसिन नंबर 9 का वाइटल सिग्नल अचानक कट गया है। कोई डेटा नहीं आ रहा। शायद मैदान में कोई बड़ा हादसा हुआ है। उसने पीछे खड़े साये की ओर देखा। शायद हमने स्थिति को हल्के में ले लिया था। आखिर लक्ष्य के पास एक विशाल मिथ्रिल माइन की जानकारी है।
इतनी बड़ी जानकारी के बदले कोई भी ऊंचे स्तर का भाड़े का योद्धा मिल सकता है। तभी एक और विश्लेषक की आवाज कमरे में गूंज उठी। रुको, ट्रेंडिंग न्यूज देखो। मिथ्रिल माइन के कोऑर्डिनेट्स इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहे हैं। यह लू शेंग नाम के अकाउंट से पोस्ट हुआ है, विश्लेषक चिल्लाया। उसने वायरल पोस्ट में उस $1 ट्रिलियन डिपॉजिट के सटीक सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं। हुआंग यिन के बड़े सदस्य डर के साथ स्क्रीन देखते रह गए। कमरे में गुस्से का तूफान फूट पड़ा। एक नेता दांत पीसते हुए चिल्लाया, उसकी इतनी हिम्मत! इस मिथ्रिल माइन को पाने के लिए हमने दर्जनों एलीट ऑपरेटिव्स खो दिए और अब सब बेकार हो गया। नेता गुर्राया, मैंने ऐसा चालाक कदम नहीं सोचा था। अब जब कोऑर्डिनेट्स सबको पता है, वह आदमी हमारे लिए बेकार हो गया। वह गर्जा, किसी ने हुआंग यिन को मात दे दी। तुरंत पता लगाओ यह लू शेंग कौन है। उसी समय लू शेंग की पोस्ट द ट्रूथ अबाउट द ट्रिलियन मिथ्रिल माइन पर हजारों कमेंट आ रहे थे। सबसे ऊपर वाले कमेंट में लिखा था, हाँ, मैं अभी फावड़ा लेकर निकल रहा हूँ, अगला मिथ्रिल टाइकून मैं ही बनूंगा। लू शेंग कुर्सी पर पीछे झुक गया और मुस्कुराते हुए कमेंट्स पढ़ने लगा। उसने जो अराजकता शुरू की थी वह बेहद असरदार साबित हो रही थी। तंग माओलिन उसे देखता रह गया। लू शेंग उतना ही शांत था जैसे उसने बस अपने खाने की फोटो पोस्ट की हो। तंग माओलिन सोचने लगा, क्या लू शेंग को सच में खदान की कीमत का अंदाजा नहीं, या उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि अरबों डॉलर भी उसके लिए कुछ नहीं। तंग माओलिन, लू शेंग ने कहा, कल होटल से निकलते ही टैंग्स डॉटर को लेकर कुछ दिन के लिए गायब हो जाना। लू शेंग की विदाई सुनकर टैंग्स डॉटर, जो सोने का नाटक कर रही थी, दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। बिग ब्रदर, क्या हम फिर कभी आपसे मिलेंगे? लू शेंग उसके पास गया, झुककर उसके स्तर पर आया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। बिल्कुल, दुनिया उतनी बड़ी नहीं जितनी लगती है। हम जरूर फिर मिलेंगे। अगली सुबह हुआंग यिन संगठन की क्लीनअप टीम उस औद्योगिक प्लांट पर पहुंची। एक सदस्य ने डरते हुए कहा, क्या असैसिन नंबर 9 सच में इतनी कमजोर थी? उसका सिर जमीन में धंसा हुआ देखकर उसका पेट मचल गया। मुख्य जांचकर्ता उस गड्ढे के किनारे खड़ा था जो किसी इंसानी खोपड़ी की टक्कर से कंक्रीट में बन गया था। दूसरा एजेंट कांपते हुए बोला, इतना गहरा गड्ढा? यह तो किसी भारी मशीन से बना लगता है। और यह एक 7वें स्तर के ग्रांड मास्टर के साथ हाथ से किया गया। मुझे लगता है हमें यह जांच आगे नहीं करनी चाहिए, उसने कहा। यह हमारे स्तर से ऊपर की बात है, दूसरा बोला, जांच? पागल हो क्या? हम वापस जा रहे हैं। अगर संगठन द्वारा सुधारा गया मार्शल आर्टिस्ट ऐसे मारा गया है तो हम क्या कर पाएंगे? टैंग परिवार को विदा करने के बाद लू शेंग ने तुरंत ड्रीमस्केप सिस्टम खोलकर हुआंग यिन, ब्लैक डीमन सोसाइटी और अन्य अंडरग्राउंड संगठनों की जानकारी जुटाई। उसे दर्जनों गुप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रिकॉर्ड मिले, जिनमें से कुछ हजारों साल पुराने थे। फाइलें पढ़ते पढ़ते उसे चौंकाने वाली बात पता चली। वाह! हुआंग यिन दशकों से म्यूटेटेड मार्शल आर्टिस्ट्स पर रिसर्च कर रहा है। सिस्टम ने समझाया, म्यूटेटेड मार्शल आर्टिस्ट्स वे योद्धा हैं जिनमें म्यूटेटेड बीस्ट्स का डीएनए मिलाया जाता है। इससे उनकी ताकत कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, कभी कभी समान स्तर के सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से 10 गुना तक। लेकिन सिस्टम ने आगे बताया, यह प्रक्रिया अस्थिर होती है। बीस्ट जीन्स धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों को नष्ट कर देते हैं। वे किसी भी समय पागलपन भरे बरसर्क स्टेट में जा सकते हैं या शरीर अचानक टूट सकता है। यह पढ़कर लू शेंग की भौहें सिकुड़ गईं। कोई हैरानी नहीं कि वह औरत मुझे अजीब लगी थी।
लगता है हुआंग यिन ने इस तकनीक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हालांकि उसने कहा कि वह इसमें दखल नहीं देगा, लेकिन रिपोर्ट पढ़ते हुए उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसने ठंडी नजर से कहा, अगर वे फिर मेरे सामने आए तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। अचानक उसे वे दो लोग याद आए जिन्हें उसने बचाया था। चलो देखता हूं भविष्य में उनका क्या हुआ। सिस्टम में एक तस्वीर आई, एक शानदार महिला की। नाम गु एक्सयूएन। पद चीफ ऑफ इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। रैंक लेवल 8 ग्रांड मास्टर। लू शेंग मुस्कुराया। लगता है मैंने अनजाने में भविष्य के लिए एक महान प्रतिभा बचा ली। फिर उसकी नजर नीचे गई। मैरिटल स्टेटस सिंगल। नोट, ड्रैगन नेशन के परफेक्ट मार्शियल सेंट के प्रति जीवन भर की गुप्त दीवानगी। यह पढ़कर लू शेंग 3 सेकंड तक जम गया। फिर उसने तुरंत सिस्टम बंद कर दिया। बस बंद करो, मुझे ऐसी निजी जानकारी नहीं देखनी चाहिए। लू शेंग की आंखों में ठंडा संकल्प उतर आया। अब काफी हो गया। पुराने हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। वह फेंघाई सिटी के पश्चिमी इलाके की ओर बढ़ा और एक जर्जर मजदूर कॉलोनी में पहुंचा। पिंगजियांग रोड नंबर 213 के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक मध्यम उम्र की औरत झांककर बोली, तुम कौन हो? किसे ढूंढ रहे हो? लू शेंग ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं फू जियानमिंग नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूं। औरत का चेहरा घबराहट से बदल गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैं उसे नहीं जानती। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले लू शेंग का पैर बीच में आ गया। चाहे औरत कितनी भी ताकत लगाए, दरवाजा हिला तक नहीं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह डरकर चिल्लाई। लू शेंग ने दीवार पर लगे नंबर की ओर इशारा किया। पता सही है। सोचकर बताओ। फू जियानमिंग यहां रहता था। वह हकलाने लगी। वह अब यहां नहीं रहता। यह घर अब मेरा है। लू शेंग अंदर कदम रखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं। बताओ वह कहाँ है? लू शेंग ने कहा। उसकी मौजूदगी से कमरा भारी लगने लगा। औरत आखिर डरकर चिल्लाई, कचरे के ढेर के पास। वही रहता है। वह अब पागल हो चुका है, वह बोली। उसका पूरा परिवार एक हफ्ते में खत्म हो गया था और उसका दिमाग टूट गया। लू शेंग ने बस ठंडा धन्यवाद कहा और बिना पीछे देखे निकल गया। औरत दरवाजे पर खड़ी रह गई। एक जंगली बिल्ली टूटी दीवार पर बैठी उसे देख रही थी। आखिरकार कचरे के ढेर के पास उसे वह आदमी दिख गया। कचरे के बड़े ढेर के पास एक दुबला-पतला आदमी झुका हुआ डिब्बे में खोज रहा था। उसके हाथ गंदगी में सने थे। लू शेंग ने जेब से फोटो निकाली, कुछ पल तुलना की। फिर आगे बढ़कर साफ आवाज में पुकारा, फू जियानमिंग। बूढ़े आदमी ने झटके से सिर घुमा लिया। उसकी हरकतें टूटी डोर वाली कठपुतली जैसी बिखरी और असंतुलित थीं। उसने थकी हुई, खोखली नजरों से लू शेंग को घूरा, जैसे कोई भटका हुआ भिखारी हो, न कि अपने अच्छे दिनों का आदमी। अचानक उसकी लाल आंखों में डरावनी हिंसा चमक उठी और वह चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझसे क्या काम है तुम्हें? दूर रहो। क्या चाहिए तुम्हें? लू शेंग ने एक बार फिर फोटो की ओर देखा, फिर उस आदमी के बर्फ जैसे सफेद बालों और उसके चेहरे पर गहरी पड़ी झुर्रियों को देखा। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक फू जियानमिंग की उम्र इस साल सिर्फ 46 होनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा लग रहा था जैसे कुछ महीनों में ही 100 साल बूढ़ा हो गया हो। लू शेंग लंबे समय तक चुप रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी नहीं जानता कि यहाँ खड़े होकर वह आखिर हासिल क्या करना चाहता है।
उस आदमी की दुखभरी कहानी लू शेंग के दिमाग में टूटे कांच के टुकड़ों की तरह चमकने लगी। फू जियानमिंग कभी फेंघाई सिटी केमिकल प्लांट में काम करने वाला एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, 2 बेटियों का पिता। उसकी छोटी बेटी फूशुएर 11वीं कक्षा की छात्रा थी, उज्ज्वल भविष्य और प्यारी मुस्कान वाली। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, तब एक्सट्रीम दाओ मार्शल आर्ट्स हॉल के लियन ये ने उसका अपहरण कर लिया। जब यह खबर बड़ी बेटी फूमिंग को मिली तो वह हिम्मत जुटाकर एक्सट्रीम दाओ मार्शल आर्ट्स हॉल पहुंच गई और अपनी बहन को छोड़ने की मांग की, लेकिन वह भी उसी अंधेरे अड्डे में गायब हो गई। एक हफ्ते बाद दोनों बहनों की टूटी और अपमानित लाशें शहर के बाहर नदी किनारे कचरे की तरह फेंकी हुई मिली। उनकी मौत इतनी क्रूर और दर्दनाक थी कि परिवार कभी उससे उबर नहीं पाया। फू जियानमिंग की पत्नी वैंग होंग्यू भी आखिरकार इस दुहक का बोझ सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। अब इस टूटे हुए परिवार में बस यही 46 साल का आदमी बचा था, जिसके बाल भूत जैसे सफेद और आंखें किसी लाश जैसी खाली हो चुकी थीं। बूढ़े आदमी ने अपने गंदे बड़े बोरे को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जैसे बंदूक की नली सीधे लू शेंग के सीने पर तनी हो। क्या तुम भी वही करने आए हो जो बाकी करते हैं? उसने शक से भरी खुरदरी आवाज में कहा। मेरे पास जो थोड़ा बहुत बचा है उसे लूटने आए हो? बोलो। थोड़ी देर की झिझक के बाद लू शेंग ने नरम आवाज में कहा, जिसमें हल्की सहानुभूति झलक रही थी। मैं फू यिंग का सहपाठी हूं। आज मैं आपकी खबर लेने और सम्मान देने आया हूं। फू यिंग का नाम सुनते ही बूढ़े आदमी की धुंधली आंखों में पहचान की एक हल्की सी चमक उभरी। वह धीरे धीरे लू शेंग के करीब आया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। तुम सच में मेरी जियाओएन को जानते थे? उसके क्लासमेट थे? लू शेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं खास तौर पर आपकी मदद करने आया हूं। बूढ़े आदमी के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसका दुख जल्दी ही गुस्से में बदल गया। तुम झूठ बोल रहे हो, वह चिल्लाया। मैंने अपनी जियाओएन को जन्म से बड़ा होते देखा है। उसके हर दोस्त का चेहरा मुझे याद है। उसने कांपती उंगली लू शेंग की ओर उठाई। तुम उनमें से कभी नहीं थे। क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? मुझे सब याद है। उसका व्यवहार और भी बेकाबू हो गया। वह आगे झपटा और लू शेंग की कॉलर पकड़कर चिल्लाया, झूठे! तुम झूठे हो। तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरे खजाने लूटने आए हो, है ना? बूढ़ा आदमी दांत पीसते हुए बोला। मुझे सब याद है। तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। मुझे बेवकूफ मत समझो। उस दिन सबने यही कहा था कि उन्होंने मेरी जियाओएन को देखा ही नहीं। यह कहते कहते वह टूट गया और आसमान की तरफ देखकर चीखने लगा। किसी ने उसे नहीं देखा। सब यही कहते हैं। कैसे संभव है? जब वह सूरज की तरह चमकती थी तो सब इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? लू शेंग ने आगे बढ़कर उसके कांपते कंधे पर हल्के से हाथ रखा। उसका दिल उस आदमी के दुख से भारी हो गया। मुझे माफ करिए, उसने धीरे से कहा। आप सही हैं। मैंने अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला। लू शेंग ने गहरी सांस ली। सड़ांध और नमकीन हवा उसके फेफड़ों में भर गई। उसने सीधे उस आदमी की खाली आंखों में देखते हुए कहा, भले ही मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं आपको धोखा देने नहीं आया। मैंने जो कहा था वह सच है। मैं आपकी मदद करने आया हूं। बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर उलझन भरी खाली नजर छा गई। मेरी मदद? उसने धीरे से कहा। फिर उसने लू शेंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी स्थिर मुद्रा और शरीर से निकलती ताकत को महसूस किया। तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो?
उसने डर से फुसफुसाया। उसके पतले पंजे जैसे हाथ अचानक लू शेंग की मजबूत बाह पर कस गए। उसके नाखून लगभग त्वचा में धंस गए। उसकी आंखों में पागल उम्मीद चमक उठी। तुम मार्शल आर्टिस्ट हो ना? बहुत ताकतवर? वही जो पहाड़ हिला सकते हैं? लू शेंग ने बस कहा, हाँ। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी कांपने लगा, जैसे खुशी और पागलपन एक साथ उमड़ आए हों। मुझे पता था। आसमान मुझे बिल्कुल खाली नहीं छोड़ेगा। वह घूमकर चीजों के ढेर को पकड़ने लगा। मैंने बहुत मार्शल आर्टिस्ट्स देखे हैं। एक नजर में समझ आ जाता है। तुम असली हो। रुको, एक मिनट। अब वह जंग लगे डिब्बों और खाली कांच की बोतलों का ढेर पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में पागल उम्मीद चमक रही थी। मेरी मदद करो। लियन ये और लियन जिबे को मार दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो यह सब तुम्हारा है। मेरी सारी जमा पूंजी सब ले लो। लू शेंग ने नीचे देखा। कांच की बोतलें, कुचले हुए बियर के डिब्बे और चिपचिपे सोडा कंटेनर, यही उस बूढ़े आदमी की सबसे बड़ी दौलत थी। आसपास बस मक्खियों की भनभनाहट थी। कुछ देर तक लू शेंग बिल्कुल चुप रहा। काफी देर तक लू शेंग बस कचरे के ढेर को देखता रहा। कोई जवाब न मिलने पर बूढ़े आदमी की उम्मीद टूटने लगी। उसने धीरे धीरे अपना बोझ छोड़ दिया। उसकी दौलत जमीन पर गिरकर कीचड़ में लुढ़क गई। लू शेंग की चुप्पी देखकर बूढ़ा आदमी घबराकर बोला, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या यह काफी नहीं? मुझे पता है यह तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं और ढूंढ लूंगा। दिन रात काम करूंगा। वह बोतलों पर पैर मारते हुए बोला, यह सब पैसा है। अभी बस बदलवाया नहीं है। फिर वह घुटनों पर गिर पड़ा। कृपया मदद करो। अगर यह भी कम है तो मेरी जान ले लो। मेरे साथ जो चाहो कर लो, मुझे अपनी परवाह नहीं। लू शेंग शांत खड़ा रहा। उसका चेहरा भावहीन था। बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया और जमीन पर बैठ गया। उसका सिर लगभग मिट्टी को छू रहा था। छोड़ो। मुझे पता था तुम मदद नहीं करोगे। भगवान चींटी की मदद क्यों करेगा? तुम बस मेरा मजाक उड़ाने आए हो, है ना? वह फुसफुसाया। एक्सट्रीम दाव मार्शल आर्ट्स हॉल ने भेजा है क्या? देखने कि मैं अभी जिंदा हूं या नहीं। फिर वह अचानक हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी आंसुओं में बदल गई। देख लिया ना, मैं अभी जिंदा हूं। जब तक लियन ये और लियन जिबे जिंदा हैं, मैं भी मरूंगा नहीं। लू शेंग झुककर जमीन से गिरा हुआ फोटो उठाने लगा। फोटो में फू जियानमिंग अपने अच्छे दिनों में था। उसके साथ फू शुएर, फू मिंग और उसकी पत्नी वैंग होंग्यू की मुस्कुराती तस्वीर थी। लू शेंग लंबे समय तक उसे देखता रहा। फिर उसने पीछे घुटनों पर बैठे आदमी की ओर देखा और भारी आवाज में बोला, तुम यह दिन देखोगे। लू शेंग ने लोहे जैसे शब्दों में कहा। बूढ़ा आदमी सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। धन्यवाद। भले ही तुम सिर्फ एक पागल बूढ़े को सपना दिखा रहे हो। लू शेंग मुड़ा और सीधे कचरे के ढेर से बाहर चला गया। उसके कदम न तेज थे न धीमे, लेकिन हर कदम बेहद स्थिर और पक्का था। बूढ़ा आदमी आंसुओं से धुंधली आंखों से उसकी परछाई को तब तक देखता रहा जब तक वह रात में गायब नहीं हो गया। तभी बगल से आवाज आई। काफी समय बाद कोई उस पागल बूढ़े से मिलने आया है। बोलने वाला एक मोटा लड़का था, पसीने से भीगा बनियान पहने। कुछ साल पहले तक वह हर मार्शल आर्टिस्ट से बदला लेने की गुहार लगाता था। जो भी थोड़ा ताकतवर दिखता, उसे अपनी सारी बची हुई संपत्ति दे देता। लेकिन कौन उसकी मदद करता? सब जानते हैं एक्सट्रीम दाव मार्शल आर्ट्स हॉल के लोग कितने ताकतवर हैं।
लू शेंग ने ठंडी आवाज में कहा, एक्सट्रीम दाओ मार्शल आर्ट्स हॉल। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा और जिन लोगों ने यह सब किया है उन्हें मार दूंगा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में दृश्य बदलकर मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी नंबर 7 पहुंच गया। वाइस प्रिंसिपल झाओ कंगताई के बड़े दफ्तर में एक सख्त चेहरा वाला मध्यम उम्र का आदमी सोफे पर बैठा था। दोनों के बीच चाय की केतली से भाप उठ रही थी। झाओ कंगताई ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। मुझे उसकी वापसी की खबर मिल चुकी है। मध्यम उम्र का आदमी बोला, लेकिन उसने मीनगशी सिटी की ओर कदम नहीं बढ़ाया। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? उसने कहा। झाओ कंगताई बोला, मुझे पता है। उसने 2 खतरनाक मिशन लिए हैं, एक लेवल ए और एक लेवल आ। खतरे से बचकर फायदा ढूंढना इंसानी स्वभाव है, आदमी ने आह भरते हुए कहा। झाओ कंगताई शांत स्वर में बोला, अभी ऐसे निष्कर्ष निकालना जल्दी होगा। आदमी ने चाय खत्म की और बोला, लेकिन कंगताई, अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अगर टूर्नामेंट शुरू होने तक लू शेंग ने लियन जिबे को चुनौती नहीं दी तो वह मार्शल सेंट की परीक्षा में असफल माना जाएगा। लू शेंग, मुझे निराश मत करना और मार्शल सेंट टैन की उम्मीदों को भी मत तोड़ना। इसी बीच विश्वविद्यालय के मुख्य प्लाजा में छात्रों की भीड़ जमा थी। सब बड़े डिजिटल स्क्रीन को घूर रहे थे। सुना है उसने एक लेवल ए मिशन लिया था और देखो वह 4 दिन से भी कम समय में वापस आ गया। स्क्रीन पर एक लंबा युवक दिखाई दिया, लगभग 1.9 मीटर लंबा, काले टैंक टॉप और कैमोफ्लाज पैंट में। उसके कंधे पर एक खुरदरी तलवार रखी थी। देखो उसकी मौजूदगी, एक छात्र फुसफुसाया। वह एक्साएओ लैन है। एक्साएओ लैन तो असली दानव है लड़ाई में, दूसरा छात्र बोला। भीड़ के पीछे चेन यिक्शुअन खड़ी थी, स्क्रीन को ध्यान से देखती हुई। उसकी बगल में खड़ी लड़की बोली, नेशनल कॉलेजिएट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आने वाला है। ऐसा मौका एक्साएओ लैन कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन चेन यिक्शुअन शांत रही। उसने हाथ हिलाकर कहा, इस साल सब अलग होगा। हमारे पास ग्रेट डीमन किंग लू शेंग है। अगर वह लीड करेगा तो हम चैंपियन भी बन सकते हैं। लड़की ने सिर हिलाया। हो सकता है लू शेंग इस टूर्नामेंट में हिस्सा ही न ले। क्या? पास खड़े युवक ने चौंक कर कहा। लड़की फुसफुसाई, मैंने यह बात अपने पिता से सुनी है। मार्शल सेंट टैन ने जो परीक्षा लू शेंग को दी है वह उसे इस टूर्नामेंट में भाग लेने से मना करती है। अगर लू शेंग उस स्टेज पर कदम रखता है तो उसकी परीक्षा तुरंत असफल मानी जाएगी। उसके लिए अलग रास्ता तय किया गया है। उसे एसएस लेवल या उससे भी खतरनाक मिशन पूरे करके खुद को साबित करना होगा। चेन यिक्शुअन की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा और गालों तक बहने लगा। वह उलझन और दर्द भरे चेहरे के साथ हकलाते हुए बोली, क्या सच में लू शेंग की चमक को दबाने के लिए इतना करना जरूरी है? उसे इस तरह छुपाकर रखना तो लगभग क्रूरता जैसा लग रहा है। सुनहरे बालों वाली लड़की ने थकी हुई सांस छोड़ी। हम जैसे आम लोग मार्शल सेंट की सोच को कैसे समझ सकते हैं? अगर उन्होंने परीक्षा इस तरह बनाई है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, ऐसी वजह जो शायद हमारी कल्पना से भी परे है। अचानक गुस्से में चेन यिक्शुअन ने पास की दीवार पर मुक्का मार दिया। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने गहरी सांस लेकर बड़बड़ाया, इतनी बड़ी प्रतिभा और ऐसा बेकार हो रहा है। 2 साल पहले हमें कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी जब एक्सट्रीम दाव मार्शल हॉल के जेमिनी स्टार्स ने सेंट ली मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हमारे यूनिवर्सिटी नंबर 7 के छात्रों को बुरी तरह हरा दिया था।
चेन यिक्शुअन ने दांत भींचते हुए कहा, और मैंने सुना है कि इन 2 सालों में ट्रांसेंडेंस मार्शल हॉल ने भी अपना एक नया सेंटली सीडलिंग तैयार कर लिया है। मैं सोच रही थी कि इस बार लू शेंग की ताकत के सहारे हम अपना सम्मान वापस पा लेंगे। लेकिन अब हम ग्रेजुएशन के करीब हैं और लगता है फिर से सबके सामने हार का सामना करना पड़ेगा। सुनहरे बालों वाली लड़की ने धीरे से उसके गाल को सहलाया। इतना निराश मत हो, आखिर में सब ठीक हो जाएगा, लड़की ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। चेन यिक्शुअन का तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन मन में शक अब भी था। तभी लड़की ने उंगली उठाई और शरारती मुस्कान के साथ बोली, और हाँ, अच्छी बात यह है कि आखिरकार तुम्हें इस तरह की तकलीफों की आदत पड़ जाएगी। यह सुनकर चेन यिक्शुअन का मन हुआ कि गुस्से से खून ही उगल दे। उधर उसी समय कैंपस के दूसरे हिस्से में शांत डॉर्मिटरी में लू शेंग हमेशा की तरह शांत था। वह हाथ जेब में डाले गलियारे से गुजर रहा था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। जैसे ही वह अपने कमरे के पास पहुंचा, उसकी जेब में फोन बजा। उसने निकाल कर देखा, यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक जरूरी ईमेल थी। नोटिस में लिखा था, ठीक 3 दिन बाद सुबह 8 बजे सभी प्रतिभागियों को मुख्य गेट पर इकट्ठा होना होगा, जहां से नेशनल कॉलेजिएट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के लिए रवाना हुआ जाएगा। जो छात्र देर से आएंगे या नहीं आएंगे, उन्हें माना जाएगा कि उन्होंने खुद ही भाग लेने का अधिकार छोड़ दिया है। लू शेंग ने ईमेल की आखिरी लाइन को शक भरी नजर से देखा। उसने सोचा, यह लाइन खास मेरे लिए लिखी गई है। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा, और लगता है जैसे ही मैं कैंपस लौटा हूं, मेरी निगरानी भी लौट आई है। वह साफ देख सकता था कि डॉर्मिटरी के बाहर कुछ लोग इधर-उधर छुपकर घूम रहे थे। वे सब एक जैसे सूट और काले चश्मे पहने हुए थे, बिल्कुल प्रोफेशनल बॉडीगार्ड की तरह। वे बीच बीच में लू शेंग की खिड़की की तरफ देखते थे, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। लू शेंग समझ गया कि वे सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हैं, वे निगरानी करने आए हैं, ताकि वह फिर किसी बिना अनुमति वाले मिशन पर न निकल जाए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह धीरे से हंसा। तो सच में तुम सब मुझे जाने से रोकना चाहते हो, है ना? लेकिन अगर मैंने जाने का फैसला कर लिया है, तो तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। न यूनिवर्सिटी नंबर 7 का प्रशासन, और न ही मार्शल सेंट। वह दूर खड़े मार्शल सेंट टावर की ओर देखने लगा। 3 दिन बाद सुबह होते ही यूनिवर्सिटी गेट के पास बसों की लंबी कतार लग गई। नेशनल कॉलेजिएट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आखिर शुरू होने वाला था। जैसे जैसे रवाना होने का समय पास आया, वाइस प्रिंसिपल झाओ कंगताई खुद छात्रों को विदा करने के लिए पहुंच गया। झाओ कंगताई बेचैनी से भीड़ में किसी खास चेहरे को ढूंढ रहा था। छात्रों में उत्साह भरा हुआ था। उन्हें पता था कि इस साल उनके बीच एक जबरदस्त ताकत उभरी है। एक छात्र ने बैग ठीक करते हुए उत्साह से कहा, इस बार ग्रेट डीमन किंग हमारे साथ है। इस टूर्नामेंट में यूनिवर्सिटी नंबर 7 सालों की बेइज्जती धो देगा। उसका दोस्त बोला, बिल्कुल। मैं तो लू शेंग को उन घमंडी मार्शल हॉल्स के शिष्यों को कुचलते देखने के लिए बेताब हूं। लेकिन लू शेंग कहाँ है? छात्र ने इधर-उधर देखते हुए कहा। बसें निकलने वाली हैं। छात्रों की यह उत्साहित बातें सुनकर चेन यिक्शुअन बस हल्की कड़वी मुस्कान ही दे सकी। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि लू शेंग को इस टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति ही नहीं है। उसने सोचा, मार्शल सेंट की सीधी विरासत मिलने के मुकाबले यह छात्र टूर्नामेंट कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही चुनती। उसने झाओ कंगताई की ओर देखा। बाहर से वह शांत दिख रहा था,
लेकिन बार बार घड़ी देखने से साफ लग रहा था कि वह जल्दी बसें रवाना करना चाहता है। तभी अचानक हवा का दबाव बदल गया। झाओ कंगताई ने ऊपर देखा, आसमान से कुछ तेजी से गिर रहा था। यह लू, वह नाम पूरा भी नहीं बोल पाया था कि जोरदार धमाका हुआ। धूल का गुबार उठा और छात्रों की भीड़ जोर से चिल्लाने लगी, लू शेंग, लू शेंग आ गया। झाओ कंगताई का चेहरा अचानक जटिल और दर्द भरा हो गया। लू शेंग आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था। झाओ कंगताई ने गहरी सांस लेकर कहा, लू शेंग, एक बार फिर सोच लो। टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। अभी भी समय है कि तुम वापस जाकर अपनी परीक्षा पूरी करो। लू शेंग ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। वाइस प्रिंसिपल, आपने ही कहा था कि मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते में सबसे अहम चीज आदर्श होते हैं, याद है? झाओ कंगताई कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार चुप हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, सभी छात्र बसों में बैठें। मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी नंबर 7 जीत हासिल करेगा। हमारे ग्रेट सॉवरेन लू शेंग हमारे साथ हैं। छात्रों ने जोरदार नारे लगाए और बसों में चढ़ गए। कुछ ही देर में बसें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थीं। टीम के प्रशिक्षक खड़े होकर बोले, ध्यान से सुनो। तुम यूनिवर्सिटी नंबर 7 के सबसे प्रतिभाशाली छात्र हो। इस मंच पर तुम हमारे सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हो। लू शेंग खिड़की से बाहर खेतों और पेड़ों को तेजी से गुजरते देख रहा था। उसका ध्यान टूर्नामेंट से हटकर अपनी कल्टीवेशन पर चला गया। ड्रीमस्केप सिस्टम के रिकॉर्ड के अनुसार ग्रेट ग्रैंड मास्टर बनने के लिए मार्शल आर्टिस्ट को अपने शरीर में एक ब्लड कोर बनाना होता है। उस स्तर पर क्यूआई और ब्लड इतनी ताकतवर हो जाती है कि शरीर में ऊर्जा उफनती नदी की तरह दौड़ती है। ब्लड कोर बनने के बाद शरीर लगातार मजबूत होता रहता है। लेकिन लू शेंग का असली ध्यान ग्रेट ग्रैंड मास्टर की मार्शल विल पर था। वह धीरे से बोला, अगर इस टूर्नामेंट में मौका मिला तो मुझे उस स्तर की ताकत खुद महसूस करनी होगी। कई घंटे बाद बस माउंट ज्यून के नीचे पहुंची। स्थानीय लोग बोले, देखो, मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी नंबर 7 की टीम भी आ गई। झाओ कंगताई ने कहा, अब हमारा अगला लक्ष्य है पहाड़ पर चढ़ना। सब लोग मेरे पीछे रहना। लेकिन आदेश पूरा होने से पहले ही उसने देखा कि एक व्यक्ति पहले ही धुंध में गायब हो चुका था। वह लू शेंग था। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था, आने वाले दिनों में शायद मुझे मार्शल सेंट्स का सामना करना पड़े। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद एक दिन ऐसा भी आए जब मैं मार्शल सेंट का सिर भी गेंद की तरह उछाल सकूं। पीछे बाकी छात्र भी तेजी से पहाड़ चढ़ रहे थे। कुछ देर बाद झाओ कंगताई रुका और बोला, सब लोग रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो। फिर उसने गिनती शुरू की। 1, 2, 3। अचानक वह चौंक गया। रुको, लू शेंग कहाँ है? एक छात्र हांफते हुए बोला, सर, लू शेंग तो लगभग 20 मिनट पहले ही हमें पार करके निकल गया था। पहाड़ के ऊपर 2 और लोग चढ़ रहे थे। उनमें से एक सफेद मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहने लड़की थी, एक्साएओलैन। पीछे से एक युवक बोला, एक्साएओलैन, थोड़ी देर रुकते हैं। एक्साएओलैन ने हैरानी से कहा, रुकने की क्या जरूरत है? मेरे पास अभी भी काफी ताकत है। युवक ने मुस्कुराकर कहा, यह माउंट डब्ल्यू शेंग है। यहां चढ़ने के भी खास नियम हैं। आगे के 5 हिस्सों को डेंग टायन लू कहते हैं, यानी स्वर्ग तक जाने का रास्ता।
पोनीटेल वाली लड़की एक्साएओ लैन ने झुंझलाकर उंगली उठाई और उस आदमी की लंबी बात बीच में ही रोक दी। सीनियर ब्रदर, सीधे मुद्दे पर आ सकते हो? यह सब इतिहास में पहले ही रिकॉर्ड्स में पढ़ चुकी हूं। और पता है मास्टर तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं तुम हर चीज में अच्छे हो, बस बात को छोटा रखना नहीं आता, बहुत लंबा बोलते हो और काम करने में देर लगाते हो। कहते हैं यह बिल्कुल भी मर्दाना नहीं है। यह सुनकर आदमी थोड़ा शर्मिंदा होकर सिर खुजाने लगा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब तो थोड़ा शर्म आ रही है। सच कहूं तो मैं तुम्हें थोड़ा और आराम देने के लिए बात बढ़ा रहा था। लेकिन अगर तुम्हें मेरी कहानी लंबी लग रही है तो ठीक है, सीधे बताता हूं। कई सदियों पहले महान सीनियर चुफू है यहीं खड़े थे। उन्होंने स्वर्गीय आग से अपने शरीर को तपाया, स्वर्गीय बिजली से अपनी हड्डियों को मजबूत किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आकाश और धरती से संवाद किया। इसी कठिन प्रक्रिया के बाद वे मार्शल सेंट बने। इसी वजह से पूरा माउंट डब्ल्यू शेंग आज भी मार्शल सेंट की उस बची हुई शक्तिशाली आभा से भरा हुआ है। वह आदमी दोनों हाथ फैलाकर बोला, जैसे पूरी पहाड़ी को समझा रहा हो। 30 साल से कम उम्र का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जब इस रास्ते पर चढ़ता है तो कभी कभी प्रतिक्रिया हो सकती है। अगर उसकी प्रतिभा काफी गहरी हो, खून की ऊर्जा मजबूत हो और किस्मत साथ दे तो वह डेंग टायनलू को एक ही बार में पार कर सकता है। तब चुफू है कि बची हुई आभा से उसका तालमेल बनता है और दुर्लभ आध्यात्मिक दृश्य प्रकट होते हैं। एक्साएओ लैन की आंखें चमक उठीं। दृश्य? किस तरह के दृश्य? उसने उत्सुकता से पूछा।